Good morning, students. Today in our video lecture, we will explain Ode to Nightingale, stanza number 8, 9 and 10 and some questions also. So let me start now. Stanza number 8. Through the sad heart of Ruth, when sick for home, she stood in tears amid the alien corn, the same that oft times hath charmed magic castmates opening on the foam of perilous seas in fiery lands forlorn. So there are some word meanings also. रूथ का मैं आपको समझा देता हूँ. रेफरेंस एक कैरेक्टर है, रूथ बाइबल से लिया गया है. एंड रूथ वॉज अ वुमन मेंशन्ड इन द बाइबल. बाइबल में एक कैरेक्टर है रूथ. शी लेफ्ट हर आउन पीपल टू लिव विद हर मदर इन लॉ नाओमी. वो अपने सास के साथ रहने के लिए अपने परिवार को छोड़ देती है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी मैरिड बोज एंड इज बिलीव्ड टू बी द एंसेस्टर ऑफ किंग डेविड. और उसकी हस्बैंड की डेथ होने के बाद में वो बोज नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है और उसका ऐसा मानना है कि वो राजा डेविड के पूर्वज थी. सो रूथ का यहाँ पर एक रेफरेंस आया है कि रूथ को भी जब अपने दुख के दिनों में ये जो नाइटिंगेल का सॉन्ग उसने सुना होगा तो इसने जरूर उसको भी आराम दिया होगा. Thou the sad heart of the Ruth when sick for home. तो here the poet is saying that the song of Nightingale that is very melodious. After hearing this song, Ruth felt relaxed. रूथ ने भी रिलैक्स फील किया होगा. She became happy. अपनी सैडनेस के दिनों में रूथ जो थी उसने भी नाइटिंगेल को सॉन्ग को सुना होगा और उसके बाद में अपने दुख को वो भूल गई होगी. The same that oft time had charmed magic castmates. तो यहां पर हम ये बात करेंगे फॉरेन पीपल्स थे. ऑफ टाइम का मतलब होता है हमेशा. कास्टमेट्स का मतलब होती है खिड़कियां. पेरिलस वेरी डेंजरस, हैजार्डस एंड फेयरी परियां. फॉरलॉर्न डेजर्टेड नॉट केयर्ड फॉर, जिसकी कोई परवाह नहीं करता. तो यहां पर एक और रेफरेंस आया है कि जो मैजिशियन होते थे उस समय, जादूगर जो होते थे वो अपने महल में बहुत सारी राजकुमारियों को ले जाकर बंद कर देते थे और वो जो महल या फिर अपना जो जहां उनको बंद करते थे वो समुद्र के किनारे जगह होती थी. तो यहाँ एक रेफरेंस हो रहा है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शहजादियां थी, जो प्रिंसेस थी, जिनको दैट वाज कैप्चर्ड बाय द मैजिशियन, जादूगर ने जिनको बंद कर लिया होगा, तो उनके हृदय को भी द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के सॉन्ग ने बहुत ज्यादा आराम पहुंचाया होगा. तो नाइटिंगेल का जो यहां पर रेफरेंस आया है वो स्पेशली हम कह सकते हैं कि जैसा फील आज जॉन कीट कर रहे हैं आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि रूथ जब अपने दुख के दिनों में थी, पीड़ा में थी, तो शी हैड फॉरगॉट ऑल द थिंग्स आफ्टर हियरिंग द सेम सॉन्ग. इसी सॉन्ग को सुनकर उसने भी अपने दुख को भुलाया होगा. द सेम दैट द ऑफ टाइम हैड चार्म्ड मैजिक कास्टमेट्स ओपनिंग ऑन द फोम. फोम मीन्स यहाँ पर समुद्र का झाग होता है. समुद्र में जो झाग बनते हैं ना पानी में, दैट आर द फोम. तो वो कह रहा है कि when the all the princes
that were captured by a magician and kept near the sea, उनको समुद्र के किनारे कहीं रखा होगा। तो आफ्टर सीइंग द सी, समुद्र को देखने के बाद वो भी देखा करती होगी समुद्र की ओर। और कह सकते हैं कि जो समुद्र की आवाज होती है, सी का जो साउंड होता है, रोरिंग होता है, बड़ा भयंकर होता है, वेरी डेंजरस होता है। पेरिलस जो वर्ड आया है दैट इज फॉर द साउंड ऑफ सी, समुद्र का साउंड है। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, तो वो भी कहता है कि ये जो समुद्र की लहरें होती है, द वेव्स ऑफ द सी हिट द फोर्ट, उस किले से टकराई होंगी जहां पर वेयर द प्रिंसेस वर केप्ट बाय अ मैजिशियन, किसी जादूगर ने वहां पर राजकुमारियों को रखा होगा। तो व्हेन इन दिस पोजीशन, जब वो भी दुखी होंगी, परेशान होगी, डेजर्टेड होंगी, तो दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, उन्होंने भी नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुना होगा। एंड वो अवश्य फेल्ट रिलैक्स्ड, और इस सॉन्ग को सुनने के बाद में उनको भी रिलैक्स फील हुआ होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, इस स्टेंजा से एक क्वेश्चन मैं लूंगा। एक तो रूथ का रेफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज रूथ हियर, रूथ यहाँ पर कौन है। तो सिंपली वी कैन से दैट रूथ वाज अ वुमन मेंशन्ड इन द बाइबल, बाइबल में मेंशन किया गया है इसका। एंड शी लेफ्ट हर ओन पीपल टू लिव विद हर मदर इन लॉ, उसने अपनी सासू के साथ रहने के लिए, सास के साथ जिसका नाम है नाओमी, तो उसके साथ रहने के लिए अपने सारे जो रिश्तेदार हैं उनको छोड़ दिया होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी मैरिड बोज, उसने बोज से शादी कर ली। इज बिलीव टू बी द एंसेस्टर ऑफ किंग डेविड, जिसे किंग डेविड का एंसेस्टर माना गया है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि रूथ का नाम स्पेशली क्यों लिया है राइटर ने। ही रेफर्स टू रूथ सब्सटेंटिंग नाइटिंगेल्स बीइंग इमोर्टल बर्ड, की यहाँ पर नाइटिंगेल जिस प्रकार से इमोर्टल है, वो कभी मरती नहीं है, वो अमर है। द सेम सॉन्ग मस्ट हैव बीन हर्ड बाय द रूथ इन द पास्ट, यही गाना, यही गीत पास्ट में रूथ ने सुना होगा। इट डिकेट्स शी इज सिंगिंग कंटिन्यूअसली, इसका मतलब यह है कि ये इस बात का प्रतीक है कि वो कई दशकों से, सदियों से निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली सिंगिंग द सॉन्ग, अपने गीत को गाए जा रही है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, स्पेशली रूथ के बारे में ही एक क्वेश्चन और उठता है क्योंकि ये बाइबल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। व्हाई वाज द रूथ सैडनेस, व्हाट, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट वाज द रीजन ऑफ रूथ सैडनेस, रूथ के जो दुखी होने का कारण क्या था। तो रूथ वॉज अवे फ्रॉम हर आउन कंट्री, यहां पर रेफरेंस इसलिए दिया गया है कि रूथ जो है वो रूथ अपने घर से बहुत दूर थी। शी वॉज वीपिंग टू रिटर्न हैव, हेंस शी वॉज सैड, वो वापस अपने लोगों में रिटर्न करना चाहती थी, लौटना चाहती थी। सो वी कैन से शी वॉज सैड, वो दुखी थी। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द स्टेंजा नंबर 9। Forlorn, the very world is like a bell to all me back from thee, to my sole self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is formed to do, deceiving elf. Some words फ्रॉम दिस स्टेंजा। फोरलॉर्न का मैंने अभी भी डिस्क्राइब किया था, भुला दिया गया जिसे, कोई केयर नहीं करता जिसकी। डेजर्टेड वी कैन से। टोल मीन्स होता है यहां पर रिंग या बजना, बैल जो घंटियां होती है ना वो बजती हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोले में सिंगल, अकेला। सोले मीन्स सिंगल, अकेला पर्सन। एडीयू मीन्स यहां पर वी कैन राइट गुड बाय, अलविदा कहना किसी को।
एंड द नेक्स्ट इज फैंसी डिल्यूजन या इमेजिनेशन। कोई व्यक्ति इमेजिनेशन करता है, उसे भी हम यहां पर कहते हैं एल्फ, अ स्मॉल ह्यूमन लाइक क्रीचर विद विंग्स। एल्फ जो है छोटी सी नन्ही परी को एल्फ कह सकते हैं, इंसान जैसी दिखने वाली छोटी सी बच्ची के जैसी एक परी। अब यहां पर आ रहा फोरलॉर्न। फोरलॉर्न जो एक वर्ड है, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, जो घंटी की तरह है, घंटी की तरह बजता है। फोरलॉर्न जो है एक वर्ड है दैट इज रिंग लाइक अ बेल, घंटी की तरह यहां पर बजता है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोले लाइफ। और यहां पर वो कहता है जैसे इंटॉक्सिकेटेड हो गया, जो कवि था वो फील करता है कि मैं पूरी तरह से मदहोश हो गया, होश में नहीं था वो, आफ्टर हियरिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। तो ये जो फोरलॉर्न वर्ड आया है, ये वर्ड घंटी बजा के मानो ही इज पुलिंग हिम, वापस खींच रहा है उसको टू द सेंसेस, अपने सेंस में लाने के लिए, होश में लाने के लिए वो कवि को होश में लाता है, खींचता है। The fancy cannot cheat so well as she is formed to do deceiving elf। और उसी समय क्या होता है, ये जो बुलबुल है, जो बर्ड है, वो फ्लोन अवे, वहां से उड़ जाती है, फ्लू अवे, दूर उड़ जाती है, कहीं चली जाती है वहां से। एंड जो राइटर है एडीयू मीन्स उसको गुड बाय करता है, लास्ट में गुड बाय करता है उसको। और वो एक बात कहता है गुड बाय करते हुए कि जिस तरह से छल किया उसने, किसने, ये जो नाइटिंगेल है ना, उसने आपके जो कवि हैं उसको छल किया उसके साथ में। जैसे नन्ही परियां जो होती है ना, वो हमारे साथ में डिसीव करती है, उसी तरह से यहां पर वो नाइटिंगेल को भी कहता है कि आपने भी मेरे साथ में क्या किया है, छल किया है। When the poet comes back to himself, realize that it is futile to look for joy or peace of nightingale. Once duties and responsibilities, he uttered these lines। मतलब हम कह सकते हैं कि उसको जब वापस होश आता है तो अपनी ड्यूटीज का आभास हो जाता है उसको, और आनंद और शांति की खोज जो उसने की थी इस सॉन्ग में, वो उसकी बेकार जाती है। और ये बात वो लास्ट में कहता है कि टू डू डिसीव एल्फ, यहां पर एल्फ स्मॉल ह्यूमन लाइक क्रीचर विंग्स। मैंने कहा जैसे नन्ही परियां होती है, एल्फ वो जिस तरह से धोखा देती हैं हमें, उसी प्रकार से वो यहाँ पर इमेजिन, कल्पना करता है कि जो नाइटिंगेल है, शी ऑल्सो डिसीव्ड हिम। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब बुलबुल जो होती है, जो नाइटिंगेल होती है, जब वो उड़कर वहां से चली जाती है तो राइटर को क्या उसमें मैसेज मिलता है, राइटर उससे क्या सीख मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि व्हाट डज द फ्लाइट ऑफ द नाइटिंगेल टीच द पोइट। पोइट को क्या ज्ञान मिलता है, क्या सिखाती है वो उड़कर जाना। द फ्लाइट ऑफ द नाइटिंगेल टीचेस टू थिंग्स टू द पोइट। यहां कवि को दो बातें सिखा जाती है वो। First, he realizes that the nightingale is happy because it has no attachment to any place of the thing। उसे ये बात अच्छी समझ आती है कि नाइटिंगेल हैप्पी तो है, लेकिन उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। Second, is somebody looks for solace from sorrow and suffering in some utterance sources, she would always be deceived, as no outside source of happiness is permanent। वो ये भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कष्ट और दुखों से राहत पाने के लिए अगर कोई स्रोत को ढूंढता है, सोर्स को ढूंढता है, तो वह हमेशा चला जाएगा, क्योंकि खुशी का कोई स्रोत नहीं है, कोई परमानेंट सोर्स इस दुनिया में नहीं है।
Now the last stanza of this poem. Adieu, goodbye, goodbye. The plaintive anthem fades past the near meadows, over the still streams, up the hillside, and now this buried deep in the next valley glades. Was it a visitor or a walking dream? Fled is that music. Do I wake or sleep? Anthem यहाँ पर you know very well, song of praise, of gladness. कोई भी खुशी का गीत जब हम गाते हैं, that is anthem यहाँ पर उसने यूज किया है. Meadows जो होते हैं, that is the field covered with grass used especially as है. चरागाह की भूमि होती है, स्पेशली बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर घास से के मैदान होते हैं और चरागाह की भूमि होती है. Glades, a small open area of grass in a wood or forest. घास का मैदान ही कहेंगे इसको, ग्लेड्स को हम. एंड फ्लेड मीन्स होता है रन अवे, भाग गया. अब यहां पर जैसे जैसे बुलबुल उससे उड़कर दूर जाती है, उसका गीत, उसका मैजिक, जिसका असर जो है हमारे कवि के ऊपर था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है. और फिर वो धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर और पूरी तरह शांत हो जाता है. जैसे जैसे उड़कर वहां से जाती है, तो कवि यहां पर कंप्लेन करता है कि उसकी जो इमेजिन है उसने उसे धोखा दे दिया, और उसे याद नहीं आता कि जो नाइटिंगेल का संगीत है वो इमेजिन था या ओरिजिनल में उसने सुना था, जगाने वाला सपना था. वो समझ नहीं पाता है लास्ट में कि ये जो मैं इमेजिन तो नहीं कर रहा था कहीं, या फिर वो रियल में मेरे सामने थी, या मैं उसको सुन रहा था. तो यहां पर जो टाइम होता है वो उसे एक्सपीरियंस देता है और उसको हिलाकर रख देता है. तो वो स्मरण मेमोराइज नहीं कर पा रहा है कि ही वॉज स्लीप और अवेकन, भाई मैं सोया हूं या जागा हूं, हुआ क्या मेरे साथ. तो ये कश्मकश की स्थिति उसके लास्ट में बनती है. एडियू, गुडबाय, thy plaintive anthem fades. उसका जो जादुई गीत है वो धीरे धीरे फ्लेड होता है. Past the near meadows, over the still streams. और उसका जो सॉन्ग है मीडोज और स्ट्रीम से होता हुआ आगे निकल जाता है. अब द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ. एंड नाउ दिस बरीड डीप, और कहीं बरीड हो जाता है, दफन हो जाता है. इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब वो कहीं अगली वैली में चली गई यहां से. वॉज दिस विजन और वॉकिंग ड्रीम. अब वो कहता है कि कहीं मैं सोया हुआ तो नहीं था, मेरी कल्पना तो नहीं है, या मैं जागा हुआ सपना तो नहीं देखा था मैंने इतनी देर से. फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप. या ये जो म्यूजिक मैंने सुना, या जो नाइटिंगेल का सॉन्ग मैंने सुना, क्या दिस वॉज रियल? इट इज इन माई मेमोरी, ये मेरी मेमोरी में था. आई वॉज अवेकन्ड, मैं जागा हुआ था, और स्लीप या सोया हुआ था. तो यहां पर जो राइटर है वो पूरी तरह से इस बात को याद करने में फेल हो जाता है कि द चैप्टर ऑफ सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल वॉज रियल और फेक. द पोइट इज अनेबल टू रिकॉल वेदर द नाइटिंगेल्स म्यूजिक वॉज अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम. Shaken by the intensity of the poet's experience, the poet can't remember whether he is awake or asleep. वो याद नहीं कर पा रहा है कि वो जागा हुआ था या सोया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does Nightingale's moment to various places indicate? यहाँ पर जो अलग अलग जगह पर उसकी मोमेंट बताई गई है, उससे हमें क्या समझ आता है, क्या वो इंडिकेट करती है? The indicates that the Nightingale has developed no attachment with any particular place. हमें यहां पर एक बात क्लियर होती है कि नाइटिंगेल किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अटैच नहीं रहती है. शी एंजॉय वेरियस प्लेसेस
like meadows, hills, grassland etc. without any attachment. वो तो हर जगह जाती है, हर जगह एंजॉय करती है, चरागाह की भूमि में जाती है, पहाड़ों पे जाती है, घास के मैदानों में जाती है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के बंधन से बंधी हुई नहीं है. What does the poet realize when the nightingale vanish away? जब वो गायब हो जाती है, चली जाती है, तो राइटर यहाँ पर कैसा फील कर रहा है? When the nightingale flies and vanish away, the poet realizes that all this was an illusion. भ्रम लगता है उसे, एक जाल लगता है जब वो चली जाती है, कि उसका गीत, वो जो उसको आराम दे रहा था, अच्छा फील कर रहा था, that was all illusion. लास्ट क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर अराइज होता है, इसमें से मैं डिस्कस करूंगा. इज द पोइट फ्री फ्रॉम मैजिकल चार्म ऑफ हिज विजन नाउ? क्या वो यहाँ पर फ्री हो पाया है मैजिकल चार्म से? नो, हम कहेंगे नहीं. स्टिल द पोइट इज नॉट फ्री फ्रॉम द मैजिकल चार्म ऑफ हिज विजन. वह यहाँ पर अपने विजन से, अपने स्वप्न से अभी बाहर नहीं फ्री निकल पाया है. ही कंटिन्यूज टू पोंडर ओवर द डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. वो लगातार उस सुखद अनुभव को फील कर रहा है, लगातार उसके ऊपर मेमोराइजिंग कर रहा है, विचार कर रहा है. सो द स्टूडेंट्स, the poem is ended now, and this was the explanation of the Nightingale or To Nightingale, stanza number 8, 9 and 10. So thank you for the day. In next class we will meet again with new topic.